अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इसको हम लोग डिनोट करते हैं CF के साथ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डाटा गिवन होता है, क्लास किसी भी फॉर्म में गिवन हो, हमें फ्रीक्वेंसी से गर्ज है, चाहे वो मिड पॉइंट की सिचुएशन में गिवन हो, क्लास लिमिट्स में हो, क्लास बाउंड्रीज में हो, किसी भी तरह से अगर हमारे पास डाटा गिवन है, हमें गर्ज होती है सिर्फ और सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। सपोज कि मैंने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज ही लिख दी, क्लास बाउंड्रीज, और वो क्लास बाउंड्रीज हैं हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। क्लास बाउंड्रीज ही है ना ये? जी सर। आपको कैसे पता चला ये क्लास बाउंड्रीज हैं? क्योंकि मैंने सर, बताया पहले कि से- क्लास बाउंड्री लिखने वाला हूँ। नहीं सर। सर, 10 सेम आ रहा है, उसकी लोअर और उसकी अपर। क्यों, मैंने नहीं बताया था? सर इसकी आपने बताया आइडेंटिटी था। तो यही है ना। हाँ, मैं बताऊं या ना बताऊं, लेकिन आपने ये देखना है कि 2 कंसेक्टिव क्लासेस में फर्स्ट क्लास की अपर क्लास वैल्यू और नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास वैल्यूज अगर सेम हो तो हम ऐसी क्लासेस को क्लास बाउंड्रीज कहते हैं, और अगर ये सेम ना हो तो हम उसे क्लास लिमिट्स कहते हैं। तो इनकी कोई भी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं, जैसा कि 5, 7, 4, 8, 6, एंड 10। जी, अब हम लोगों ने फाइंड करनी है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमने इसे लिख दिया CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, सम कर देना, यकजा कर देना, ऐसा ही है। यस यस सर। सर। तो Yes, यहाँ पर आपने इन फ्रीक्वेंसीज को सम करते जाना है। जैसे जैसे नेक्स्ट क्लास की तरफ मूव करते जाएं, उसकी फ्रीक्वेंसी को प्रीवियस तमाम क्लासेस के साथ एक साथ कर दें, सम कर दें। तो अगर आप फर्स्ट क्लास में हैं तो फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज लिख देंगे 5, इसमें कोई और चीज ऐड नहीं होगी। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो उससे ऊपर वाली तमाम क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज इसमें ऐड हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर इकट्ठा करके इसे लिखेंगे। कितना हो जाता है ये? 12। जब थर्ड क्लास के लिए जाएंगे तो फर्स्ट से लेकर थर्ड क्लास तक तमाम को ऐड करेंगे और ये वैल्यू आ जाती है 16। इसमें फिर तमाम को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आ जाती है 24, 24 में 6 ऐड किया 30, और फिर 30, 40। 40। तो ये बन जाती है हमारे पास इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का मेथड देख लें कि फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख दें, उसके बाद इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करें तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, फिर 12 में 4 ऐड करें तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी।
16 में 8 ऐड करें तो 24। नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास बनती जाती है। क्लियर? 24 में 6 ऐड किया 30, 30 में 10 ऐड किया 40। गॉट इट? यस सर। यस सर। तो क्यूमुलेटिव सर इस फ्रीक्वेंसी सर इसका एक और भी तो है ना कि जो हमारे टोटल जो फ्रीक्वेंसी होते हैं उसका जो सम होता है उसका उसका जो टोटल होता है वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू आती है। तो मैंने मेरे ख्याल से वही लिखा हुआ है। है ना? नहीं नहीं सर, मैं ये बात नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी हम प्लस करते हैं, ठीक है, उसका जो सम आता है वो हमारे पास 40 आएगा। तो ये ठीक है, देखे ना, मैंने जो भी तो वही लिखा हुआ है। सर ठीक है, मैं आपकी बात समझ आ गई है मुझे। आप आगे तो सुन लें मेरी। अच्छा सुनाए। सर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे हमने 5 में 5 प्लस 5 एज इट इज लिखा था, 5 में 7 प्लस किया, देन हाँ 12 में 4 प्लस किया, हाँ तो जो हम प्लस करते गए उसका लास्ट हमारे पास 40 आया था ना, तो वो हाँ हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल आया था। हाँ हाँ, तो ऐसा ये ही भी है। तो होता है ना, तो तो यही मैं ये बात ही कर रही होता थी। है, और यही 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 ही हो रहा है। होता है, हमेशा यही होता है, ठीक है, सही, यही मैं पूछना चाह रही थी सर आपसे। हमेशा यही होता आप है सुन नहीं कि रहे थे। मैं बहुत कम लोगों की सुनता हूँ ना, इसलिए। सर थैंक यू स्टूडेंट्स की सर। तो सुननी चाहिए। वैसे तो स्टूडेंट्स मेरे सुनते हैं, इसलिए वो मुझे कभी आदत नहीं कभी है ना। हमारी भी। अच्छा सुने, तो सर लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। ओके? यस सर। यस सर। Yes, सर हाँ। ये सर इसको क्लास फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं नहीं कि नहीं? नहीं, क्लास फ्रीक्वेंसी एक्चुअल क्लास फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को ये है। कहते हैं। जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है ना, हम उसे क्लास जी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्लास फ्रीक्वेंसी नहीं कहा जा सकता। ओके सर। ओके सर, वो पहले पढ़ा था तो एक जगह पे किसी ने इस तरह से भी कहा था। नहीं, ऐसा ओके सर। मैंने कभी नहीं पढ़ा। नो नो सर, आपने तो नहीं करवाया सर। नहीं, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है। सर वो शायद गलत बताया होगा। मैंने तो ये पढ़ाया ही आज आपसे है। गलत सुना। मैंने इससे पहले कभी सर पढ़ाया भी नहीं है। पहले सेकंड ईयर में पढ़ा था सर। सही है। अच्छा, वैसे सेकंड ईयर मैंने भी की थी, तो मैंने भी ऐसा नहीं पढ़ा था। ये सर मैंने भी नहीं शायद पढ़ा। सर वो एजुकेशन इसमें है सर। आई काम में होगा शायद। जी सर मैंने भी नहीं पढ़ा उसमें। अच्छा। ऑनलाइन में होता है सर, ऑनलाइन क्लास। अच्छा जी। सर वो अच्छा। एक्चुअली वहाँ पर सी एफ लिखा हुआ था ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, सी एफ। हाँ तो वो हाँ, समझा कि क्लास फ्रीक्वेंसी ना लिखा हो ये, नहीं सी नहीं, एफ। यार वो मेरे मैं भी पढ़ा असल हुआ में, है अच्छा मैं भी अब CF ही लिख रहा हूँ, लेकिन मैं उसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ। जी सर। सर वो शायद सर वो गलत क्लास लिखवा दी फ्रीक्वेंसी पढ़ रहा था। पढ़ा भी नहीं। शुक्र है क्यूट अल्लाह करे फ्रीक्वेंसी सर नहीं वो ऐसे पढ़ नहीं। दोबारा लिया। क्वेश्चन नहीं करने वाला। नहीं, वो फिर भी करेगा क्वेश्चन। नहीं सर, लाजमी करे, वो लाजमी करे, करो वो भाई ला करो। वो फिर भी क्वेश्चन सर ऐसे करेगा, ना वो हो। मेरा स्टूडेंट है। यस सर। फिर तो करेगा सर। सर इतनी बेइज्जती सर आप और मुझे डेली करते हैं। और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने देखी, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास वैल्यूज़ इंक्रीज होती जा रही हैं। 5, 12, 16, 24, 30, 40। मतलब यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब ऐड करेंगे तो हमेशा वैल्यू इंक्रीज होती हुई मिलेगी। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगी। ओके? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आपको 5 के बाद 7 मिला, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि 7 के बाद ग्रेटर वैल्यू होगी। आपको पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या आने वाली है। 7 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 10, कुछ नहीं पता होता। तो यहाँ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में ऑर्डर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, ना हमें ये पता होता है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा आपको असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगी। लेकिन ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह से होती है हमारे पास। डिसेंडिंग ऑर्डर से यह मुराद है कि हमारे पास ग्रेटर से स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाएगी, और ग्रेटर वैल्यू किस तरह से
कि हम फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो स्टार्ट करते हैं वो टोटल फ्रीक्वेंसी से करते हैं 40। आप यहां पर इससे पहले देखें तो हमने इसका एंड 40 पर किया था टोटल फ्रीक्वेंसी पर, लेकिन जो सेकंड टाइप बताने वाले हैं वहां पर हम लोग इसका स्टार्ट ही 40 से करते हैं। ओके, या इसको Yes, यूं sir. समझ लें, इसको यूं समझ लें जैसे डाटा को उलट लेके चलना है कि जैसे यहाँ पर आपने 5 यहाँ पर एज इट इज लिख दिया था, लेकिन अब इसको उलट लेके चलें तो लास्ट क्लास की जो हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 10, तो इस 10 को आप यहाँ पर आकर एज इट इज लिख दें। ओके, रिवर्सल थोड़ा सा उलट चल रहे हैं, तो इस 10 में नेक्स्ट ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करें 6 को, तो कितना 16 16 में 8 ऐड करें 24 24 24 में 4 ऐड करें 20 28 28 35 28 में 7 ऐड करें 35 35 और 35 में 5 ऐड करें 40 तो बन गया। 40 अब अगर इसे आप लोग गौर से देखें तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है कि वैल्यूज ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जा रही हैं। ओके कैसा ओके, अब हम लोग इसको फाइंड कैसे करते रहते हैं? हम फाइंड इस तरह करते हैं कि इसका स्टार्ट टोटल फ्रीक्वेंसी से करते हैं 40 से, 40 के बाद इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम ऐड करते जाते थे कि 5 + 7 12 + 7 16 + 8 24, लेकिन इसमें अब वैल्यू कम करके लिखनी है तो माइनस करते जाएंगे। तो 40 में से अगर आप ये 5 माइनस करें तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाती है 35 35 में अगर आप ये 7 माइनस करें तो वैल्यू 28 28 में 4 माइनस करें तो 24 24 में 8 माइनस करें 16 16 and में 10. 6 माइनस करें तो 10। ओके, तो बेटा आप sir. किसी भी मेथड से चल सकते हैं, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएं या फिर आप ऊपर टोटल से स्टार्ट करें और फिर हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को माइनस करते जाएं और फाइंड कर लें। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास दो तरह से होती है, एक को कहते हैं हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरे को कहते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये जो मैंने बाद में लिखी है ना पिंक से कलर में, इसे मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और जो हमने पहले डिस्कस की थी इसे कहते हैं less than frequency लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके बच्चों, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम Yes, sir. दो हमारे पास 2 टाइप्स की हैं, एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन हम लोग जो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, और जो पहले हमने पढ़ी थी 5 12 16 24 30 40, हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर कहेगा तो फाइंड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और इस मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो दूसरा नेम है हमारे पास वो है डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डी क्यूमुलेटिव डी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखें क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ऐड करते जाना, और डी क्यूमुलेटिव का मतलब है जो चीज ऐड हो चुकी है उसको कम करते जाओ। तो इस वजह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। क्लियर? yes sir तो क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलता है कि ये फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली है? तो अगर ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर होगा तो फिर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो डी क्यूमुलेटिव मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। डन? यस सर यहाँ ओके तक क्लियर है सबको? तो क्यूमुलेटिव Yes, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे ना आप लोग? yes sir यस सर Yes, sir. चलें, गुड, शाबाश।
नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने कभी कभी तो क्लास बाउंड्रीज भी दे देता है, क्लास बाउंड्रीज बता के कह देता है कि ये लें, ये इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। लेकिन बेसिकली अब इसके साथ ना क्लास बाउंड्रीज यूज नहीं होती। अब हमने ये बताना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का मकसद क्या है हमारे पास। तो बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मैंने लिखी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको कुछ यूं लिखा जाता है, लेस देन पूरी क्लास नहीं लिखी जाती, इसके साथ लिखा जाता है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 एंड लेस देन 60। इसके साथ कुछ यूं लिखा जाता है। और अगर हम लोग मोर देन की बात करें तो इसके साथ हम लोग लिखते रहते हैं मोर देन 0, मोर देन 0, मोर देन 10, 10, 20, 30, 30, 40 एंड 50। ओके, अब इनके मीनिंग क्या है इनके मीनिंग समझें। अगर हम लोग एक्चुअल वैल्यूज की बात करें, एक्चुअल वैल्यूज, तो बेटा एक्चुअल ये जो क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी गिवन थी, यहां पर आप उसे ये कह रहे हैं कि भाई 0 से 10 तक नंबर ऑफ वैल्यूज 5 हैं। फिर आपने उसे कहा कि 10 से 20 तक नंबर ऑफ वैल्यूज 7 है, 20 से 30 तक नंबर ऑफ वैल्यूज 4 है। क्या आप यही कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं ना उसे? जी सर। मतलब जो भी इस डाटा का यूजर होता है आप उसको ये इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछ ले इस डाटा में से कि भाई 20 से कम नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं, तो क्या आप उसे 7 का आंसर करेंगे? अगर आपसे पूछ ले भाई लेस देन 20 नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, तो आप उसे क्या आंसर करेंगे? 12 कैसे कि आप 10 और 20 के दरमियान 7 और 0 और 10 भी तो 20 से कम ही है, 7 और 5 को ऐड करके बताएंगे, आपसे कहेंगे 12। तो बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो चीज डायरेक्ट बता देती है, लेस देन 20 नंबर ऑफ वैल्यूज आर 12। एक्चुअल डाटा में आपको ऐड करना पड़ता है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको ऐड करने की जरूरत नहीं होती। डन? मीनिंग समझ आ गई है? यस सर। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के मीनिंग समझ आ गए हैं आप लोगों को? जी सर। अच्छा, अब इसी तरह से अगर वो आपसे कहे लेस देन 40 नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं, तो लेस देन 40 के लिए आप कितने बताएंगे उसे? अब देखें यहाँ तक 40 है ना, तो लेस देन 40 तो इससे ऊपर वाला सारा डाटा लेस देन 40 है, तो आप ये वाली सारी चीजें ऐड करके उसे बता देंगे। तो इसको ऐड किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 5 + 7 + 4 + 8 24। तो अगर एक्चुअल डाटा हो इन सबको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो भाई उसने ऐड पहले से किया हुआ है कि लेस देन 40 नंबर ऑफ वैल्यूज आर 24। तो ये इसके मीनिंग है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के। क्या आप लोग समझ चुके हैं? बेटा बात क्लियर है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के मीनिंग का पता चला? यस सर। अब देखें ना, अब आपसे ये कह दे कि बेटा 60 से लेस देन नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं, तो बेटा सारे का सारा डाटा ही 60 से लेस देन है, क्योंकि इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो भाई वो टोटल बता दो लेस देन 60। तो बेटा अगर 50 नंबर का एक टेस्ट है तो 50 से ऊपर तो किसी के मार्क्स नहीं होंगे ना, हर किसी के मार्क्स 50 से नीचे ही होंगे। तो पूरी की पूरी क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमने वहां पर टोटल बता दिया। डन? यस सर। यस सर। और अगर आपसे ये कहा जाए कि बेटा 30 से ज्यादा नंबर लेने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, एक्चुअल डाटा में देखें, ब्लैक कलर वाले डाटा में देखें,
आपसे पूछा जाए 30 से ज्यादा नंबर लेने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, तो एक्चुअल डाटा में आप क्या करेंगे, ये 30, तो 30 से ज्यादा तो ये वाले सारे के सारे होंगे, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो आप कितना आंसर करेंगे, 8 + 6 + 10 24। जी सर। तो अब यहाँ पर देख लें मोर देन Yes, 30, तो उसने डायरेक्ट ऐड किए हुए हैं, मोर देन 30 24 है। मोर देन 20 पूछे तो आपने यहाँ से बताना होगा, तो इस 4 को भी ऐड कर देंगे, तो मोर 28 देन होगा। 20 आप ये बता देंगे कि 28 है। क्लियर? यस सर। मोर देन 50 पूछे तो 50 मतलब 50 से 60 सिर्फ और सिर्फ ये वाले बताएंगे, तो हम भी यही कुछ बता रहे हैं कि मोर देन 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और 10। गॉट इट? बेटा मीनिंग की समझ आ चुकी है आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, ये डाटा ना इन तीनों मेथड से आपको दिया जा सकता है। क्या आपको एक्चुअल डाटा भी प्रोवाइड कर दें, आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन में भी डाटा प्रोवाइड हो सकता है, आपको मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन में भी डाटा दिया जा सकता है, और आपसे जो क्वेश्चनिंग की जा सकती है वो कुछ इस तरह से हो सकती है। तीनों डाटा में से क्वेश्चनिंग सेम हो सकती है, तो मैं यहाँ पे ना क्वेश्चन लिखने वाला हूँ कि आपसे क्वेश्चन क्या किए जा सकते हैं। ऐसे समझ लें जैसे ये मार्क्स लिखे हुए हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स less than 40 more than 30 from 20 to 50। आपने इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है मुझे, कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपने सबसे पहले जो मुझे आंसर करना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस ब्लैक डाटा को देख के करना है। आपकी नजरें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर ना जाए, वरना आप सीख नहीं पाएंगे। मैं आपको तीनों मेथड से इन क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना बताऊंगा, तो आपने सबसे पहले एक्चुअल डाटा को देखना है, और ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, अपने पास जल्दी से इनके आंसर नोट कर लें, जल्दी करें। सिर्फ एक्चुअल डाटा से देखना है आपने, लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना, और इनके आंसर अपने पास सिर्फ नोट कर लें। तो लेस देन 40 का आपके पास आंसर आया होगा 24। मोर देन 30 का आंसर आपके पास आया होगा 24, और 20 to 50 का आपके पास आंसर आया होगा 18. अरे वाह, आप लोग तो जीनियस निकले हैं। Yes, sir. तो मतलब मेरे पढ़ाने की तो फिर जरूरत ही नहीं है, आपको तो सब कुछ आता है। अच्छा बेटा, अगर एक्चुअल डाटा गिवन हो, एक्चुअल डाटा से मुराद है क्लास बाउंड्रीज एंड एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव नहीं, हमसे पूछा जाए लेस देन 40, तो आपने देखना है कि आपके डाटा में 40 कहाँ पर है, तो आपने ये वाला 40 देखना है। तो अगर लेस देन बताना है तो आप इन सब को ऐड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 + 4 + 7 + 5, तो आपके पास आंसर आ गया 24। इसी तरह से बेटा अगर उसने आपसे पूछा मोर देन 30, तो मोर देन 30 के लिए आप ये वाला 30 देखेंगे, तो इसके बाद आप ये वाली वैल्यूज ऐड कर देंगे, 8 + 6 + 10 इज इक्वल टू 24। तो मोर देन 30 का आंसर आपको 24 मिल गया।
और अगर इन बिटवीन की बात करते हैं 20 to 50, तो आप यहाँ से आपने 20 देखा, यहाँ से आपने 50 देखा, तो आपने इन तीनों को ऐड कर दिया, तो 4 + 8 + 6 तो 18 आपके पास आंसर आ गया। तो क्या एक्चुअल डाटा से आप इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर कर देंगे? Yes, sir. लेकिन यस अगर सर। अगर आपके पास डाटा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन में हो, अब एक्चुअल को भूल जाओ, मोर देन को भूल जाओ, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन में, और आपने इन्हीं 3 क्वेश्चन का आंसर करना हो, तो पहला क्वेश्चन था लेस देन 40, तो बेटा वो तो आपको यहीं से ही पता चल गया कि लेस देन 40 का आंसर 24 चल गया ना पता आप लोगों को? Hmm. जी। यस सर। और आपसे पूछा गया मोर देन 30 का आंसर क्या होगा। आपने यहाँ पे जाके देखा 30 तो इधर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि लेस देन 30 26। आपने आंसर किसका बताना है? मोर देन 30 का, मोर देन 30 का बताना है ना आपने। तो बेटा अगर आपको ये पता चल जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारी क्लास में 40 हैं, उनमें से 16 स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 से कम हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसके मार्क्स 30 से ज्यादा ही होंगे ना। कि भाई आपको पता है टोटल है 40 में से 16 स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 से कम हैं, तो 30 से ज्यादा वाले कितने होंगे? 40 में से 16 को माइनस कर दें, 24. ऐसे ही है ना। तो 24. देखें हमने भी 24 ही फाइंड किया था मोर देन 30 के लिए। गॉट इट? यस सर। अच्छा, और अगर आपसे पूछ लिया जाए इन बिटवीन की सिचुएशन कि 20 से 50 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आपने देखा 20 के सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 12। 50 के सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 30। 30. अच्छा, अब आपने 50 से कम वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं ना। यस सर। लेकिन बेटा ये 50 से कम वाले अप टू 0 तक हैं, लेकिन 20 से ज्यादा वाले आपने स्टूडेंट बताने थे। तो 50 से कम वाले टोटल 30 हैं, उनमें से 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से भी कम हैं। तो क्या करूं? इस 30 में से 12 को माइनस कर दूं, तो आंसर 18। यस सर। तो हमने ये देखें यही फाइंड किया हुआ था 18 आंसर। जी सर। जी बेटा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर आप लोगों को? यस यस सर। सर। तो भाई आंसर कर देंगे ना उसे इजीली, चाहे कोई भी डाटा उठा कर दे दें। Yes, sir. और अगर बेटा ये मोर देन की सिचुएशन में हमारे पास आ जाएं, मोर देन की सिचुएशन में, अब अगर उसने पूछा था ना मोर देन 30, तो मोर देन 30 तो डाटा को देखते ही हमें पता चल गया कि इसका आंसर 24 है। मोर देन 30 आंसर 24। लेकिन अब उसने पूछा है कि लेस देन 40, तो आपने देखा 40 इधर है और उसके सामने आंसर है 16। तो बेटा ये लिखा हुआ है मोर देन 40 16, कि आपके पास 16 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं, और हमने बताना है 40 से कम वाले। तो आप देखें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। टोटल में से 16 को माइनस कर दें जिनके मार्क्स, टोटल में से 16 को माइनस कर दें जिनके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं, तो 40 से कम वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके पास। यस सर। Yes, sir. 24 आ जाएंगे। Yes, sir. इसके मीनिंग ऐसे ही थे ना कि भाई मैं आपसे कहूँ मेरी क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 16 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं, तो बेटा 40 से कम वाले कितने होंगे? तो आप किस तरह से फाइंड 24 करोगे कि टोटल में से वो 16 माइनस कर दोगे, तो आप कहोगे 24 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो ये देखें लेस देन 40 24 हमने फाइंड किया हुआ है। ओके। यस सर। यस सर। अच्छा, कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो रही है, या कंफ्यूज हो जा रहे हो कि ये क्या पढ़ाए जा रहे हैं हमें? इम्प्रूव हो रहे हैं सर, समझ आ रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है बातें? यस सर। Yep. और ये जो हमारे साथ मतलब रिपीट कर रहे हैं उन्हें भी क्लियर है ना?
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आपसे कहा गया था इन बिटवीन 20 एंड 50। बेटा जो नंबर जहाँ पे दिया हो ना 20 एंड 50, पहले तो उनको आइडेंटिफाई कर लो। ये 20, ये 50, इसके सामने वैल्यू 28, इसके सामने वैल्यू 10, इन दोनों का डिफरेंस ले लो 18। ये आंसर है। डन। यस सर। Yes, sir. ओके। Yes, sir. यस सर। अच्छा, Okay. अब मेरी बात जरा गौर से सुनिए आप लोग। डाटा किसी भी सिचुएशन में गिवन हो सकता है, एक्चुअल फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी, और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी। अब अगर आपके पास डाटा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन में हो और क्वेश्चन भी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हो, तो जो वैल्यू वो आपको बताए उसी के सामने वाली वैल्यू उठाकर बता दो, आंसर आ जाएगा। ओके। अब अगर वो आपसे लेस देन Yes, sir. 20 लेस देन 20 पूछे तो ये इसका आंसर, लेस देन 50 पूछे तो ये इसका आंसर। अगर क्वेश्चन लेस देन की फॉर्म में है और डाटा भी लेस देन की फॉर्म में है तो बिल्कुल सामने वाली वैल्यू उठाकर दे दो, कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। डन। Yes, sir. Yes, sir. और अगर डाटा गिवन हो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में और क्वेश्चन हो मोर देन की फॉर्म में, तब भी बिल्कुल सामने की वैल्यू उठाकर दे दें। कि अगर उसने मोर देन 30 कहा ना, आप देखें 30 कहाँ पर, इधर है 30, इसके सामने वाली वैल्यू उठाकर दे दो, यह आपका आंसर है। इसी तरह मोर देन 40 कहेगा तो ये वाली वैल्यू उठाकर दे दें, मोर देन 10 कहेगा तो ये वाली वैल्यू उठाकर दे दें। ओके। Yes, sir. Okay, sir. ओके। Yes, sir. लेकिन अब बात गौर से सुने बेटा, ये जो मैंने आपको मेथड बताई इसमें ये था कि जिस फॉर्म में डाटा गिवन था उसी फॉर्म में क्वेश्चन किया जा रहा था, तो बिल्कुल सामने वाली वैल्यू उठा के दे दी जाती है। लेकिन अगर आपके पास डाटा हो लेस देन की फॉर्म में और क्वेश्चन पूछे मोर देन की फॉर्म में, उलट चले, या डाटा हो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में और क्वेश्चन आए लेस देन की फॉर्म में। अब देखें ना, उलट है ना ये सिस्टम। Yes, sir. तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा टोटल में से माइनस करोगे। अब देखें, यहाँ पर गौर से देखिएगा, डाटा है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, क्वेश्चन किया गया मोर देन की फॉर्म में। मोर देन कितना? 30। आप अपने डाटा में जाके देखें 30 कहां पर है, मुझे 30 यहां पे मिला। इसके सामने क्या वैल्यू है? 16। अब मैं 16 नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि डाटा लेस देन की फॉर्म में था, क्वेश्चन मोर देन की फॉर्म में है, तो मैं हमेशा टोटल में से माइनस करके बताऊंगा, मैं 24 बताऊंगा। यही मेथड मोर देन में होता है कि अगर क्वेश्चन है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में डाटा, और क्वेश्चन कर दिया है लेस देन की फॉर्म में, उलट चल पड़ा है ना, तो आपने देखना है कि वैल्यू कौन सी पूछ रहा है। 40 के बारे में पूछ रहा है, आप आइडेंटिफाई करें 40 कहां पर है, उसके सामने क्या वैल्यू। अब आपने 16 नहीं बतानी, क्योंकि डाटा मोर देन की फॉर्म में, क्वेश्चन लेस देन की फॉर्म में, तो टोटल में से माइनस करके बताएंगे, ये आपका आंसर है। ओके बच्चों। Sir, question I can.